अब हमारे पास यहाँ से शुरू होता है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। ठीक है जी। जो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा, ठीक है, कहीं कहीं रियल लाइफ में उसको जो है ना कहाँ वो अप्लाई होता है, यहाँ हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि वो रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है। तो प्यारे बच्चों, कहाँ अप्लाई होगा उसके लिए हमें ये कुछ कॉन्सेप्ट उसने दिए हुए हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे आप जो फार्मूले हैं इनमें से कुछ तो आपको अभी याद हो जाएंगे, कुछ आपने समझने हैं, रट्टा नहीं मारना। तो समझोगे तो फिर जब भी ज़रूरत होगी तब इसको आप बना सकते हो। जो पहले वाला है ये तो याद रखना है, ठीक है, बाकी मोस्टली बन ही जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला, पहले वाले में क्या लिखा है, उसने लिखा है एन के अंदर है एन ईदर ए और बी, ईदर ए और बी, और जहां आए उसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, ईदर ए और बी, तो लैंग्वेज में जहां भी और आएगा उसका मतलब होगा यूनियन। और एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको ये कहाँ से बन गया? तो इसको बनाने का बहुत सिंपल प्रोसेस ये है प्यारे बच्चों, हम वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब आप देखना ज़रा ध्यान से, मैं दो वेन डायग्राम बनाता हूँ अलग अलग ऐसे। ठीक है, पहले मैंने बनाया इस तरीके से, और ए यूनियन बी का मतलब है ये सारा, ये वाला, ये पूरा पोर्शन। ठीक है, अब इसको मैं कैसे शेड करूँगा, ध्यान से देखना। पहले मैंने पूरा ए शेड किया, ये सारा ए ऐसे कर दिया, तो मैंने यानी कि एन ए ले लिया, ए के सारे एलिमेंट ले लिए। फिर मैंने क्या किया, बी जो हमारा ये जो बी वाला है इसको पूरे को शेड कर दिया, मीन्स बी के भी सारे ले लिए, प्लस एन बी हो गया। अब आप नोटिस करो, मुझे गिनना तो था ये पूरा एरिया, ऐसे इतना एरिया गिनना था, ये सारा एरिया ये काउंट करना था। जब मैंने इसको काउंटिंग के लिए पहले पूरे ए को लिया, तो ये जो बीच का पोर्शन है ये काउंट हो गया। जब ए को लिया था ये काउंट हो गया, जब बी को लिया ये फिर से काउंट हो गया, तो ये दो बार काउंट हो गया। होना एक ही बार चाहिए था, इसीलिए फिर इसमें से एक बार इसको माइनस करा दिया। ये बीच का एरिया है क्या, ये है ए इंटरसेक्शन बी, इसीलिए इसको एक बार माइनस कराया। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम समझ सकते हैं, याद भी रखेंगे। और एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला फॉर्मूला, मोस्टली यही यूज होगा। फिर उसके बाद जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, जैसे मान लो ये सेकंड वाला है ओनली इन ए नॉट इन बी। इसका क्या मतलब है, ओनली इन ए नॉट इन बी, इसका मीनिंग देखें, ओनली इन ए नॉट इन बी। मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे आप समझोगे। ये ए सेट है, ये बी है, मतलब ओनली इन ए, सिर्फ ए में हो और बी में ना हो, तो ऐसा पोर्शन तो ध्यान से देखो सिर्फ यही तो है, जो ए में है बी में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी पोर्शन की बात चली, यही हमारा आंसर है। अब हमने इस पोर्शन को बोला क्या, अगर आपके ध्यान हो तो ये होता है ए माइनस बी। इसको क्या बोलते थे हम, ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट में हमने पढ़ा था कि ए के अंदर से अगर बी निकाल दो, तो ए के अंदर इतना सा बी ही तो है, इसको निकाल दो मतलब छोड़ दो, तो फिर बचा क्या हमारे पास, ये पोर्शन बचता है इधर वाला, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो पहले ध्यान से देखें, जब ऐसा लिखा हो कहीं भी क्वेश्चन के अंदर ऐसी लैंग्वेज आए ओनली इन ए नॉट इन बी, तो मैं समझ जाऊंगा ए माइनस बी। अगर वो इसको उल्टा कर दे ओनली इन बी नॉट इन ए, तब समझ जाना कि बी माइनस ए की बात चली हुई है। बस सिंपल है। तो अब हमें विचार करना है कि मैं इसको कैसे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट कर सकता हूँ, कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं कैसे काउंट कर सकता हूँ। तो इसको काउंट करने का बहुत सिंपल तरीका है, पूरे ए के गिन लो, सारे ए के गिन के उसमें से ये जो पोर्शन है ये वाला इसको छोड़ दो। तो पूरे जब ए के लिए तो बना एन ए माइनस उसमें से ये जो कॉमन वाला पोर्शन छोड़ा तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने रटना नहीं है, ये हमने समझ लेना है। बस क्या समझना है कि जब भी हमें ये वाले पोर्शन में को फाइंड करना है तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू पूरा ए माइनस ये वाला पोर्शन, ऐसे याद रखना है। तो बस अगर ये याद हो गया है तो इतना सही काम है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, ये वाला। ये क्या कहता है, नीदर इन ए नॉर इन बी, ना ए में हो ना बी में हो, ठीक है, ना ए में हो ना बी में हो। देखो कैसे, ना ए में हो ना बी में हो, मतलब यहां बाहर हो, जो ये लोग बाहर बैठे हैं ये वही तो हैं जो ना ए में है ना बी में है। तो पहले तो आपने कॉन्सेप्चुअली समझना है कि उस कौन से एरिया की बात चली हुई है, इस एरिया की बात चली है जो ए और बी दोनों से बाहर है, ना ए में है ना बी में है, नीदर इन ए नॉर इन बी। तो इसको लिखने का तरीका होता है, ए कॉम्प्लीमेंट है जो ए के बाहर है और बी कॉम्प्लीमेंट है जो बी के बाहर है, पर हमें चाहिए दोनों का कॉमन, ए के बाहर और बी के बाहर दोनों का कॉमन, तो इनका लेंगे इंटरसेक्शन। तो ये जो वर्डिंग में लिखा है ना, नीदर इन ए नॉर इन बी, उसको सिंबल्स में लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अब यहाँ से शुरू होगा प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज का गेम। हमने अभी अभी हम करके आए थे डी मॉर्गन्स लॉ में, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था कि ये किसके इक्वल होता है, तो ये इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखें ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे पता चले, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसका तरीका होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट देखना है उसको यू में से माइनस कर दो, जिसका कॉम्प्लीमेंट देखना है उसको यू में से माइनस कर दो। तो मैं वही लिख रहा हूं, मैंने यू लिखा, एन यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, माइनस एन ए यूनियन बी। मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखना है तो उसको यू में से माइनस करा दिया। तो ये बन गया हमारा पॉइंट नंबर 3। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ओनली इन वन ऑफ देम। जब ऐसी लैंग्वेज लिखी है ओनली इन वन ऑफ देम, इसका मीनिंग क्या है पहले हम यहां देखते हैं। ओनली इन वन ऑफ देम, ध्यान से अगर आप विचार करोगे ना, ये पूरा सेट ए है, ये पूरा सेट बी है, ये जो पोर्शन है ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में है, जो ए में भी हैं जो बी में भी हैं। तो ओनली इन ए कौन से बचे, ओनली इन ए हैं ये वाले, और ओनली इन बी हैं ये वाले, ठीक है ना। ओनली इन ए का जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है, तो वो ये वाला पोर्शन है विच बिलोंग्स टू ए ओनली, ठीक है। और ये वाला जो इधर वाला पोर्शन है ये है विच इज ओनली इन बी नॉट इन ए, जो सिर्फ बी में है ए में नहीं है। तो ये जो रेड पोर्शन है इसकी बात चली हुई है। तो इसको मैं दोबारा से बनाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मुझे इस पोर्शन की बात है ये इसकी, ठीक है। वर्डिंग में क्या लिखेंगे, ओनली इन वन ऑफ देम, दोनों में से किसी एक में। अब आप ना इस जो शेडेड पोर्शन है इसको ध्यान से अगर आप देखोगे, ये जो इधर वाला है, ठीक है, ये वाला यहाँ वाला, इसको हम a माइनस बी कहते थे, अगर ये a है ये b है। और ये जो इधर वाला पोर्शन है इसको मैंने बोला था b माइनस ए। तो यहाँ तो दोनों लेने हैं, ये दोनों लेने हैं तो इनका क्या कर दूंगा यूनियन, बस यही मीनिंग है। अगर वो बोलता है ओनली इन वन ऑफ देम, तो आपको ये चीज पूछ रहा है वो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगा लो, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब कैसे पता चलेंगे वो हम अभी सोचेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, इसको काउंट करने के लिए ये जो शेडेड पोर्शन है इसमें एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने a के सारे ले लिए और फिर मैंने b के सारे ले लिए, ठीक है। पहले मैंने a के सारे ले लिए फिर मैंने b के सारे ले लिए। जब मैंने a के एलिमेंट सारे लिए तो मेरे पास ये पूरा पोर्शन आ गया, ऐसे ही पूरा आ गया, ठीक है, ये इतना हिस्सा सारा आ गया। फिर मैंने जब b के सारे लिए तो फिर मेरे पास ये हिस्सा आ गया सारा, ऐसे जब मैंने b के सारे लिए। तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मुझे ये बीच वाला हिस्सा जो है ना, ये बीच वाला, ये 2 बार काउंट हो गया, a के टाइम भी b के टाइम भी। और एक्चुअली जो मेरा डायग्राम था वो तो ऐसा था, ऐसा, ठीक है ना, मीन्स उसमें ये एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो ये 2 बार आ गया और एक बार भी नहीं आना चाहिए, तो इसको दोनों बार माइनस कर दो, 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस करा दिया। तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब ये रटने नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी जरूरत होगी डायग्राम, वेन डायग्राम बना के उससे हम इसको तुरंत बना लेंगे कि मुझे ये पोर्शन देखना है, ये वाला एरिया देखना है, ये वाला कैसे मिलेगा,
मैं कहूँगा ए सारा ले लो, बी सारा ले लो, और उसमें ये बीच में 2 बार ऐड हो गया, उसको 2 बार माइनस कर दो। बस ऐसे हर बार फॉर्मूला लिख सकते हैं। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, ये रट लेना है, और बाकियों को अच्छे से समझना है कि जब भी आपको ऐसा बोले तो आप एक तो करेक्ट समझें उसको कि उसका मीनिंग क्या है, और फिर आप उसको बना पाएँ, ये इस तरीके से लिख पाएँ। बस ये चीज़ आपने समझनी है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आगे इसी के ऊपर, इस कहानी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट हैं, 22 प्ले बैडमिंटन। तो पहला मैंने जो सेट है ना उसका नाम रख लिया बैडमिंटन। बैडमिंटन को बी से लिख लेते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 22। देखें ये बात क्लियर है। आप शुरू में लिख देना कि मैंने b इज इक्वल टू बैडमिंटन है, ये आपने वहाँ लिख देना एग्जाम में ताकि वो क्लियर हो जाए। 11 प्ले, यहाँ देखो 11 प्ले बोथ बैडमिंटन एंड टेनिस। 11 ऐसे हैं जो बैडमिंटन भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, मतलब वो बैडमिंटन में भी हैं, टेनिस में भी हैं। तो इन दोनों को कॉमन हुआ, और कॉमन को हम ऐसे लिखते थे, ऐसे। अब आप देखो ये चीज़ समझ पा रहे हो, बैडमिंटन और टेनिस का कॉमन 11 हो गया। आगे चले, 16 प्ले नीदर बैडमिंटन नॉर टेबल टेनिस। 16 ऐसे हैं जो ना तो बैडमिंटन खेलते हैं, ना ही जो टेनिस है वो खेलते हैं। तो ऐसा कौन सा एरिया था? अब आप इस चीज़ में देखोगे तो समझ जाओगे कि किसकी बात चला हुआ है। ना ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, तो ये ए डैश और बी डैश का कॉम्प्लीमेंट है। इसमें हैं 16 लोग हैं, ठीक है। हाउ मैनी प्ले टेबल टेनिस बट नॉट बैडमिंटन। आपने को बताना है कितने जो है ना टेबल टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, ठीक है, ये बनाना है। तो मैं सबसे पहले ना वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने बना लिया, ठीक है। यू का मतलब है कॉलेज के पूरे बच्चे, सारे 40 बच्चे इसी के अंदर हैं, 40 के 40 स्टूडेंट्स इसमें हैं। इसमें 2 ग्रुप हैं, एक है बैडमिंटन वाला और एक है टेनिस वाला। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बैडमिंटन ये टेनिस, हो गया डन। बैडमिंटन और टेनिस का, अब ध्यान से चलना सिस्टमेटिकली। आप ना जब भी ऐसे डायग्राम बनाओ तो कोशिश किया करो कि इस पोर्शन को सबसे पहले लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि इसमें कितने लोग हैं, 11, तो यहाँ पे हैं 11, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे चले, अब पूरा जो बी है, पूरा बी, ये वाला पूरा बी, उसमें 22 लोग हैं पूरे बी में, और 11 तो यहीं बैठे हैं, तो इसका मतलब बचे हुए 11 यहाँ बैठे हैं। ये हमने अपना ऑब्जर्वेशन से देखना है। उसके बाद वो कहता है नीदर बैडमिंटन नॉर टेबल टेनिस। वो कौन है? वो ये बाहर वाला एरिया है, ये सारा ये एरिया है विच इज नीदर बैडमिंटन नॉर टेबल टेनिस। तो इस एरिया में कितने लोग बैठे हैं? 16 बैठे हैं। इस एरिया में कितने लोग बैठे हैं? 16 बाहर, इन दोनों सर्कल के बाहर बैठे हैं 16 लोग। तो अब आप सोच के देखें कि टोटल तो 40 थे, 40 में से कितने लोग यहाँ आ चुके हैं? 22 प्लस 16 यानी कि 38। तो इसका मतलब यहाँ कितने बचे? 2। बस ये हिसाब लगाना है। अब हो गए टोटल 40। अब जब टोटल 40 हो गए तो उसने पूछा क्या था, देखो वो कहता है हाउ मेनी प्ले टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कितने खेलते हैं? तो ये पूरा टेबल टेनिस का ही है, बट साथ में लिखा है बट नॉट बैडमिंटन। बैडमिंटन वाले छोड़ दो उसमें से, तो ये पूरा टेबल टेनिस था, पर ये 11 लोग तो वो हैं जो बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो इनको छोड़ देना है। तो जो बात चली है वो इन 2 की है, तो आवर आंसर इज 2। हमारा आंसर बनेगा 2। तो इसको मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आए। दोबारा सुने। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो लिख ली, उसके बाद डायग्राम बनाया। डायग्राम में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो हमेशा, जो कॉमन टू बोथ है, तो वो ऐसे हैं 11। फिर पूरा जो ये बी है, इस सारे बी के अंदर टोटल 22 लोग हैं, 11 तो यहाँ आ गए, तो 11 यहाँ बचेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि ऐसे लोग जो ना बैडमिंटन खेलते हैं, नीदर बैडमिंटन नॉर टेबल टेनिस, ना बैडमिंटन में है ना टेबल टेनिस में है, मतलब इन दोनों सर्कल के बाहर 16 लोग हैं, 16। अब मेरे पास इस पूरे जो रेक्टेंगल है, यानी पूरा जो कॉलेज है, स्कूल है, जो भी है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 में से यहाँ कितने हो चुके हैं, जो हम जिनका हिसाब हमने लगा लिया, 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 16 38।
38 में से फिर टोटल तो 40 थे, तो इसका 2 ही स्टूडेंट बचे जो यहाँ पे हैं, ये हमने लिखा। अब उसने हमसे पूछा था ऐसे स्टूडेंट जो टेनिस खेलते हैं बट नॉट बैडमिंटन, तो ये है मेरे बच्चों, ये वाला पोर्शन है, टेनिस बट नॉट बैडमिंटन, और इस एरिया में कितने लोग हैं, 2, तो हमारा आंसर होगा 2। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसको लिखेंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करें। तो हमने ये तीनों बातें लिखी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो उसने हमसे पूछा है वो है हमारा T-B, मतलब ये वाला एरिया, टेनिस बट नॉट बैडमिंटन, T-B। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है कि हम इसको हमने बनाया कैसे, हमने बनाया NU, पूरे 40 में से हमने पूरा तो कौन माइनस कर दिया, सारा तो B माइनस कर दिया, सारा तो B माइनस किया, ये वाला पूरा। फिर साथ ही साथ क्या माइनस किया, ये बाहर वाला एरिया, ये बाहर वाला एरिया क्या था, ये चीज़, तो साथ ही साथ हमने ये माइनस कर दिया, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भर दो 40 माइनस 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 2, ये आंसर है। तो ये वाला काम मुश्किल नहीं है, शुरू में ये जो वेन डायग्राम है इसकी सेटिंग बनाना ईजी है, मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है। तो ये था प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन। फिर देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का। ये कहता है ईच स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 120 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन टीचिंग ईदर अ लैंग्वेज और मैथमेटिक्स टू द नीडी स्टूडेंट्स। ठीक है, उन्होंने किसी मतलब या तो लैंग्वेज पढ़ाया है या मैथमेटिक्स पढ़ाया है नीडी स्टूडेंट्स को। तो हम जिन्होंने लैंग्वेज पढ़ाया उस सेट का नाम L रख लेते हैं, और जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाया उसका नाम M रख लेते हैं। तो इट इज़ फाउंड दैट 92 ऑफ देम कैन टीच अ लैंग्वेज टू द नीडी स्टूडेंट्स। लैंग्वेज वाले हैं 92 एंड 46 कैन टीच मैथमेटिक्स टू नीडी स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स वाले हैं 46, ठीक है जी। और टोटल हमारे पास हैं 120 जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस चीज़ को ऐसा समझें, ठीक है, ये मैंने बना लिए, ये लैंग्वेज वाले और ये मैथमेटिक्स वाले, टोटल मिला के 120 हैं। तो टोटल मिला के जो 120 आया है वो उसको हम यूनियन लिखते हैं, वो आ गया ऐसे। अब कोई बच्चा कहेगा सर पिछले बार आपने इसके ऊपर रेक्टेंगल भी बनाया था ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों नहीं बनाया? यहाँ इसलिए नहीं बनाया प्यारे बच्चों कि वहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन था, कुछ लोग ऐसे थे जो ना तो बैडमिंटन में थे ना ही टेबल टेनिस में थे, तो मतलब इन दोनों सर्कल के बाहर भी कोई था। बट यहाँ उसने कुछ शुरू में ही बोल दिया कि 120 स्टूडेंट हैं और या तो वो लैंग्वेज पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ाते हैं, मतलब दोनों इसी में हैं, सारे 120 इसी में हैं, ठीक है। अब एक एक चीज़ करके देखते हैं। टोटल मिला के 120 हैं, ठीक है, और लैंग्वेज में 92 है, लैंग्वेज में 92 है। तो मुझे इसका ना एक फॉर्मूला आता है जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया था, ऐसे लिखवाया था NA यूनियन B इज इक्वल टू NA, बोला था इसको याद करना है, NB और माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही तो फर्क पड़ा है कि A की जगह L आ गया और B की जगह M। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ L और M की टर्म्स में जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा N L यूनियन M, सॉरी B लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू NL प्लस NM माइनस NL इंटरसेक्शन M। इसमें वैल्यूज डाल दो, देखो यूनियन का वैल्यू 120 है, वो यहाँ दिया हुआ है ये वाला, तो ये 120 आ गया, और लैंग्वेज वाले 92 हैं, मैथमेटिक्स वाले 46 हैं, माइनस NL इंटरसेक्शन M, इसका अपने को पता नहीं है तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखो ये नेगेटिव टर्म है, इसको मैं उठा के इधर ले आया, जब इधर लेके आऊँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये वाला नेगेटिव था, उठा के इधर ले आए, पॉजिटिव हो गया। 120 को इधर ले जाऊंगा वो माइनस हो जाएगा, ये 120 उठा के इधर ले आए, माइनस हो गया। इन दोनों को प्लस कर लिया तो ये बने 138, तो ये आ गया माइनस करके 18। इसका मतलब यहाँ बीच में 18 स्टूडेंट बैठे। क्लियर हुआ? तो मेरा मेन टारगेट है इसी का पता लगाना। ये 18 हो गए, अब क्वेश्चन डिकोड होना शुरू होगा। तो देखो लैंग्वेज में टोटल 92 स्टूडेंट हैं, इस पूरे लैंग्वेज में 92 हैं, तो 92 में से 18 तो यहाँ बैठे हैं,
तो 92 में से अगर 18 माइनस करें तो जो 74 है वो यहाँ है, ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद मैथ की हिसाब लगाते हैं। मैथ में टोटल 46 हैं, 46 में से 18 तो यहाँ बैठे हैं, तो 46 में से 18 छोड़ दो, तो जो 28 हैं वो यहाँ बैठे हैं। अब ये वेन डायग्राम पूरा हो गया। अब वेन डायग्राम पूरा करने के बाद अब हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हैं। अब देखिए उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन टीच बोथ, जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो ये हैं बोथ, तो 18, वो यहाँ भी आंसर आ चुका है, तो पहले पोर्शन का आंसर हो गया 18। फिर दूसरे में उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन टीच ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट वाले तो देखो ये 74 हैं जो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, ये 28 हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ा सकते हैं, और ये 18 ऐसे हैं जो लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हैं, मैथ भी पढ़ा सकते हैं। तो इसमें उसने हमसे इसका और इसका टोटल पूछा है। ध्यान से पढ़ के देखो, हु कैन टीच ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा इसका जो सेकंड पार्ट है, ऐसे लिख दें एन, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन टीच ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 74 प्लस 28। 74 हैं जो मैथ ओनली हैं, सॉरी लैंग्वेज ओनली हैं, और 28 हैं जो मैथ्स ओनली हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ से उठा के हमने इसको यूज़ किया और सॉल्व कर दिया। इसमें आप चाहो तो जब आप ये एग्जांपल यहाँ एक्सप्लेन करोगे, लिखोगे, तो आप उसमें एक अलग से ऐसे वेन डायग्राम इसके लिए बना देना कि इसमें हमने ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन उठाया है, नंबर यहाँ लिख देना, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि बच्चे ने किया क्या है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक बार मैं जो मेन फार्मूला है जिसके ऊपर ये बेस्ड हैं क्वेश्चन सारे, वो एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो। फार्मूला ये कहता है प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास मान लीजिए हमें ये फाइंड करना है एन ए यूनियन बी, तो इसका जो फार्मूला है वो है एन ए प्लस एन बी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम जो है ना रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है जो इसके ऊपर बेस्ड है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स regarding their preference for two subjects physics and chemistry, it is observed that 70 preferred physics, मतलब कि जो फिजिक्स को प्रेफर करने वाले हैं वो हैं 70 एंड 60 प्रेफर्ड केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आ गए 60, ठीक है। और क्लास में जो टोटल बच्चे हैं वो 100 है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नीदर लाइक फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री। अब देखें कुछ इस तरह का मामला है, ठीक है, ये है फिजिक्स में 70 है, मतलब कि ये जो पूरा एरिया है ये वाला, इसमें 70 लोग बैठे हैं, और केमिस्ट्री में 60 हैं, तो ये वाला जो पूरा एरिया है इसमें 60 है, ठीक है। और अपने को कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कॉमन एरिया है उसमें हमारे पास x स्टूडेंट्स हैं, x, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेट एन पी इंटरसेक्शन सी, वो ले लेते हैं x, ठीक है। अब अगर ये x हो गए तो यहाँ कितने बचे, क्योंकि इस पूरे में 70 है, तो यहाँ पे बचेंगे 70 माइनस एक्स, ये जो इतना पोर्शन है ये वाला, सिर्फ इसमें बचेंगे 70 माइनस एक्स, और ये पूरे में 60 हैं और x यहाँ आ गए तो यहाँ बचेंगे 60 माइनस एक्स, ये इतना डन हो गया। और उसके बाद जो है उसने हमें बोला कि यहाँ एट द मोस्ट टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं सर्वे में, मतलब ये पूरा जो है मामला सारा मिला के ये 100 है,
ठीक है, सारा। फिर उसने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट नीदर फॉर लाइक फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री। तो वो ये वाला एरिया है, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, वो ये वाला एरिया है, ये बाहर बाहर वाला सारा। तो इस बाहर बाहर वाले में पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं हमने बताना है। अब आप थोड़ा विचार लगाओ कि ये कैसे हम फाइंड करेंगे। देखो यहाँ मैक्सिमम तब होंगे जब ये जो इनका यूनियन है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एन नीदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को सी लिख देते हैं, नीदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री। ठीक है, दिस नंबर will be maximum ये नंबर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के जो पी यूनियन सी है इज मिनिमम, जब ये मिनिमम हो। ये कॉमन सेंस है। ठीक है, क्योंकि आप पूरे 100 में से इसको माइनस करोगे सारे को, तभी तो आपको ये वाला एरिया पता चलेगा। तो ये वाला मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम हो, मतलब 100 में से आप छोटे से छोटा नंबर माइनस करो तो बड़े से बड़ा आंसर आएगा। तो उस टाइप से तो हमने ये थॉट लगाया कि ये मिनिमम तब होगा, सॉरी मैक्सिमम तब होगा जब हमारा इनका यूनियन जो है वो मिनिमम हो। ठीक है, तो फिर हम ये सोचते हैं कि इनका यूनियन है क्या, पी यूनियन सी, उसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो वो हमारा जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है कि एन पी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर फिजिक्स प्लस एन सी और माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये जो हमारे सेट हैं पी और सी फिजिक्स और केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हैं 70, यहाँ है 60 और यहाँ है x। तो ये कुल मिला के बन गया 130 माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है, 130 माइनस एक्स। अब आप सोचें कि इसको मिनिमम होना है, ये जो हमने लिया है ना ये मिनिमम होना चाहिए। अब ये नंबर 130 माइनस एक्स मिनिमम कब होगा, जब हमारा x जो है वो मैक्सिमम होगा। दिस नंबर इज मिनिमम when x is maximum। ठीक है, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। देखो 130 में से आप कुछ माइनस करोगे, ठीक है, 130 में से कुछ माइनस किया तो ये आंसर आपका मिनिमम आना चाहिए, छोटे से छोटा आए। तो छोटे से छोटा तभी आएगा ना जब इसमें से आप बड़े से बड़ा नंबर माइनस करोगे। अगर x की वैल्यू बड़ी रख दोगे, मान लो आपने x की वैल्यू 60 रखी सपोज, या 60 की बजाय मान लो आपने 90 रखी, तो आपका आंसर बचा 40। 130 माइनस 90 40 बचा। बट अगर आप इसको और बड़ा कर देते हैं 100 तो आंसर और छोटा हो जाता है। तो आंसर उतना ही छोटा होगा जितना ये x की वैल्यू क्या होगी, बड़ी से बड़ी होगी। ठीक है, तो बस यही थॉट हमने यहाँ डिस्कस किया कि ये 130 माइनस एक्स का वैल्यू मिनिमम तब होगा जब x का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब आप इस बात का विचार लगाएं कि x का वैल्यू जो मैक्सिमम है वो क्या हो सकता है, x का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है ये सोचना है। तो एक बात ध्यान रखें अच्छे से कि जब हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, एक ये सेट है और एक ये सेट है, इनका कॉमन, ठीक है, इनका कॉमन मैक्सिमम क्या हो सकता है ये आप सोचें। तो कॉमन हमेशा ऐसे होता है कि मान लो कि ये जो एक सेट बड़ा है, ये सेट बड़ा है और दूसरा सेट छोटा है, मान लो ऐसे है, तो इन दोनों का मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है। मैक्सिमम ये कॉमन एरिया मान लो ये है, कोई बच्चा कहेगा कि हम इस कॉमन एरिया को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं कि ऐसे कर देते हैं, इस गोले को उठा के छोटे वाले को थोड़ा इधर सरका दिए, ऐसे हो गया। अगर मैं इसको और इधर सरकाऊंगा तो कॉमन एरिया और बढ़ जाएगा। पर अगर मैं ऐसा करूं कि इसको पूरे को उठा के इसके अंदर ही बना दूं, तब तब जो है ना ये एक तरह से इनका कॉमन एरिया मैक्सिमम पे पहुंच गया, इससे ज़्यादा इनका कॉमन एरिया नहीं हो सकता। ठीक है ना,
तो जब छोटा सेट बड़े के पूरा ही अंदर आ जाए तब होता है उनका इंटरसेक्शन मैक्सिमम। तो ये कहानी जब हमें समझ आती है प्यारे बच्चों, तब ये क्वेश्चन बनता है। और यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो बड़ा सेट है उसमें 70 स्टूडेंट्स हैं, छोटे में है 60। ठीक है, तो जब ये 60 जिन्होंने केमिस्ट्री लिए सारे जाके फिजिक्स भी ले लें, जिन्होंने केमिस्ट्री लिए सारे जाके क्या ले लें, फिजिक्स, तब ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा ये फिजिक्स है और इसके अंदर ही केमिस्ट्री आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तब इनका कॉमन ये होगा। तो कॉमन मैक्सिमम कब होगा, जब पूरा केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बस अगर हमें ये थॉट समझ में आता है तो हम इस बात को यहाँ लिख देते हैं। तो व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, फिर लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी 60। ठीक है, वो 60 हो सकती है कि पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स बन जाए। तो उस केस में अगर ये 60 बन गया तब इसकी वैल्यू क्या बनी, P यूनियन C की वैल्यू वो आएगी 130 माइनस 60, ये बना 70। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल गया कि जो P यूनियन C है उसका मिनिमम वैल्यू वो 70 हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये मिनिमम होगा तो जिसको हम ढूंढ रहे थे ये वाला सेट ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब आप विचार करके देखें कि आपके पास कुछ ऐसी कहानी आ गई कि इस पूरे बॉक्स के अंदर जो है ना 100 स्टूडेंट हैं और एक ऐसे सेट है फिजिक्स वाला। ठीक है, और उसके अंदर ही है ये केमिस्ट्री वाला सेट ऐसे उसके अंदर। तो इन दोनों का जो यूनियन है, इन दोनों का जो यूनियन है वो बन गया 70। तो वो पूछ रहे यहाँ कितने स्टूडेंट बचे। ठीक है, तो वो बचेंगे 100 में से ये 70 छोड़ दो तो यहाँ वाले आ गए। बस यही लॉजिक हमें इसमें फाइनली लगाना है। तो देखो क्या लिखेंगे, एन नीदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री इज इक्वल टू बनेगा यूनिवर्सल सेट माइनस, यहाँ पे हम इसका ये कर देते हैं कि उसने जो हमें पूछा ना उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। 1 सेकेंड, उसने हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या रखनी है, मैक्सिमम, तो यहाँ मैक्स वर्ड यूज कर देते हैं ऐसे कि ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू कब होगी, जब यूनियन में से हम क्या माइनस कर दें, यूनियन का मतलब यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनियन नहीं है यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या माइनस कर दें, पी और सी के यूनियन की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो ये 100 था और इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 70, तो इसमें मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, 30। तो बस ये क्वेश्चन है, पहला पार्ट ये है। तो ये बेसिकली जो है ना अगर आप ध्यान दोगे तो इस थॉट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन कि जब हम किसी चीज़ को, जैसे मान लो इन दोनों का हमें कॉमन देखना है तो इनका मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम कॉमन तभी होगा जब छोटा सेट बड़े के अंदर आ जाए, ये बनेगा मैक्सिमम कॉमन। अगर ये छोटा सेट इस बड़े से थोड़ा बाहर है, ऐसे बाहर है, तो फिर तो ये कॉमन वाला एरिया तो कम है ना। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये छोटा इसके पूरे के अंदर आ जाए। तो जब ये छोटा इस पूरे के अंदर आ गया तब इनका यूनियन जो है बन जाएगा बड़ा, ये बड़ा सेट। तब यूनियन क्या बन गया, ये बड़े वाला सेट, क्योंकि दोनों मिला के यही बनता है बड़ा, क्योंकि छोटा तो पूरा बड़े के अंदर है। तो यूनियन आ गया 70। तो इसकी जो मैक्स जो है वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, यूनियन की मिनिमम वैल्यू वो हो सकती है 70, और पूरे में है 100 लोग, तो 100 में से 70 माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गए 30, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 30। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट बनाया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब पूछ रहा है कि ये जो x है जहाँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ है, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ। ठीक है जी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ये कम से कम कितना हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ कि हमारे पास
ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये इनका कॉमन पार्ट है। ठीक है, कॉमन पार्ट को मैंने लिखा x, यहाँ हो गए 70 माइनस एक्स और इधर हो गए 60 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में वो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ, तो हमें फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ p इंटरसेक्शन c विच इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ x, x की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ओके। तो जब x की वैल्यू मिनिमम होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे देखो एक चीज़ समझना, अगर हम ये लिखते हैं P यूनियन C, तो इसका फॉर्मूला है NP प्लस NC माइनस NP इंटरसेक्शन C, ऐसे है। अब आप एक विचार करो कि जो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, ये इस पूरे में से इन दोनों के टोटल में से क्या होता है, ये माइनस होता है। अगर आप इसको मिनिमम कर दोगे, है ना, माइनस होने वाली चीज़ को क्या कर दोगे, मिनिमम, तो ये मिनिमम अगर होगा तो फिर इनका जो ये टोटल बचेगा ये वाला, तो ये तो मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तब ये चीज़ सोचने की है। देखो ऐसा सोचो कि मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, कोई आपसे कुछ पैसे लेता है, कुछ पैसे लेता है, तो जो पैसे उसने लिए अगर वो मिनिमम हो, मतलब वो कम से कम पैसे लें, ठीक है, तो फिर आपके पास जो बचेगा वो मैक्सिमम होगा। बस ये छोटा सा थॉट है। आपके पास ये चीज़ माइनस हो रखी है यहाँ पे, जो ये माइनस होने वाला मिनिमम हो जाएगा, तो जो बचेगा ये वाला जो रिमाइंडर है जो बचा ये मैक्सिमम होगा। तो इस विचार को हमें सोचना है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है थिंकिंग 9th के लिए, बट अगर हम सोचेंगे तो कोई इतना मुश्किल नहीं है बेटा, बनाया जा सकता है। तो अब हमें ये विचार लगाना है कि जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखा जाए मैक्सिमम जो है, इसको हम मैक्स टू मैक्स क्या बना सकते हैं, इसके ऊपर अब थोड़ा सोचते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम करना है। और इसमें ये मुझे पता है कि ये 70 है, ये 60 है, ये x है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप सोच के देखें कि टोटल यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा ये बॉक्स, उसमें कितने लोग हैं, 100। अब आप सोच के देखोगे दो लोगों का यूनियन, दो सेट हैं इसके अंदर, उनका यूनियन क्या कभी 100 से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ P यूनियन C इज इक्वल टू 100 होगी। वो 100 से ज़्यादा कैसे हो जाएंगे जब वो बच्चे ही नहीं है 100 से ज़्यादा। 100 में से ही कुछ ने फिजिक्स ली, कुछ ने केमिस्ट्री ली, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, ये 100 है तो ये बन गया 130 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम ऐसे लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन पी यूनियन सी इज इक्वल टू है 130 माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू जो मिनिमम होगी तो अपने आप ये मैक्सिमम बचेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 100। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 100। तो ये बन गई इक्वेशन, बस ये इक्वेशन बन गई तो आंसर आ गया। इस मिनिमम को उठा के इधर ले गए, ठीक है, इस मिनिमम को उठा के इधर ले गए तो ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 130, और ये 100 को उठा के इधर ले आए, जब 100 इधर आया तो ये हो गया माइनस। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वो बनेगी 30। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ कैन बी 30। तो ये थॉट है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास है, अगर हमारे पास 3 सेट्स हों A, B एंड C, तो फिर उनके यूनियन का फॉर्मूला समझाया गया है यहाँ पे कि वो क्या होता है। पहले तो हम इस फॉर्मूले को ना थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं कि इसको याद कैसे करें। तो देखें NA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू है NA प्लस NB प्लस NC। तो पहले एक 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 सिंगल 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 सेट का क्या कर दिया, सम, एक एक करके सम लिया, फिर दो दो, ध्यान से देखो, AB BC CA,
इन दो दो को करके हमने माइनस करना है और फिर 3 जो इकट्ठे होंगे उसको प्लस करना है। याद रखने का तरीका है, एक एक सेट करके प्लस, फिर दो दो सेट करके जो पेयर बनते हैं वो सारे माइनस, फिर 3 3 सेट करके जो पेयर बनते हैं वो प्लस। अब ये जो मैंने बोला इसका मीनिंग क्या है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखें मैं इसको लिखता हूँ, NA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू होता है NA प्लस NB प्लस NC। देखो एक एक सेट करके प्लस हो गए ABC, ठीक है। अब दो दो करके माइनस, A इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A, ठीक है। A का B से पेयर, B का C से पेयर, C का A से पेयर, ऐसे दो दो करके पेयर बना लिए हमने। और इन दो दो करके जो पेयर बने इनको क्या करा दिया, माइनस। तो यहाँ दो दो करके माइनस हो गए। अब तीनों प्लस होंगे, 3 3 करके जो पेयर बनेगा वो प्लस होगा, ऐसे, ठीक है। प्लस हो गया NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे है। तो आप इसको ऐसे समझें, जैसे मान लो ये है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 3 सेट है, ऐसे 3 सेट है, ठीक है। एक का नाम A है, एक का नाम B और एक का नाम C, ठीक है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि इस पूरे एरिया में कितने लोग हैं, बस ये मेन है, ठीक है। पूरे एरिया में कितने लोग हैं ये हमें पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो ना चुपचाप उठा के हमने पूरा NA, मतलब A में टोटल ये वाला पूरा, सॉरी, यहाँ से लेकर के ये जो पूरा A है इस पूरे को ले लिया। तो पूरा A, पूरा B, पूरा C तीनों ले लिए। तो जब मैंने पूरा A लिया, अब आप ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर, जब मैंने पूरा A लिया तो ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है। और जब मैंने पूरा B लिया तब ये वाला एरिया आ गया, ये सारा। और जब मैंने पूरा C लिया तो C के केस में ये वाला पूरा एरिया इंक्लूड हो गया, ऐसे ये वाला सारा एरिया आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब आप देखो कि क्या हमें यही करना था, नहीं, हमें तो सिर्फ ये बताना था कि ये पूरा जो तीनों मिला के हैं वो कितने हैं। तो उसमें जो डबलिंग हो गई है, ठीक है, जैसे आप देखोगे कि ये इतना पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसमें रेड भी आ गया, मतलब ये हिस्सा A के टाइम भी काउंट हो गया, और इसमें ग्रीन भी है, मतलब ये हिस्सा B के टाइम भी काउंट हो गया, और कुछ हिस्सा इसका, कुछ पोर्शन C के टाइम भी काउंट हो गया, ठीक है। तो मैं पहले ही देखता हूँ कि जब इस ये A में काउंट हुआ और फिर ये B में काउंट हुआ तो 2 बार काउंट हो गया, तो इसीलिए इसको एक बार माइनस कर दिया। जब ये 2 बार काउंट हुआ, एक बार तो मुझे काउंट करना ही है, तो मैंने इसको क्या करना है, एक बार माइनस कर दिया। तो ये हिस्सा मैंने एक बार माइनस किया। फिर जो यहाँ जब A और B और C को देखा मैंने, ये वाला हिस्सा अब की बार देखा B और C, ये वाला पोर्शन B और C का कॉमन, उसमें भी ये एक बार B में काउंट हो रखा है, एक बार C में, तो एक बार मैंने माइनस करा दिया, क्योंकि 2 बार काउंट हो गया तो एक बार माइनस करा दिया। सिमिलरली अब मैंने जब ये हिस्सा देखा, इधर वाला ये वाला पोर्शन जो A और C का कॉमन है, तो ये भी 2 बार, एक बार A के टाइम ऐड हो गया और एक बार C के टाइम ऐड हो गया, ये 2 बार ऐड हो गया, तो इसको भी एक बार माइनस करा दिया, ठीक है। अब जब ऐसा हुआ तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, जिसमें मैं ये रेड कलर करने लगा हूँ, ये वाला, ये बीच वाला पोर्शन है, जरा इसकी देखना क्या दुर्दशा हुई है। इसको जब हमने ऐड किया था, A के टाइम ऐड हुआ, B के टाइम ऐड हुआ, C के टाइम ऐड हुआ, 3 बार एक्स्ट्रा ऐड हुआ। बट जब मैंने इसमें से, पूरे में से, ये मैंने माइनस कराया, ये माइनस कराया यहाँ पे A इंटरसेक्शन B, तो ये माइनस हो गया एक बार। फिर मैंने जब इसको B इंटरसेक्शन C माइनस कराया तो ये हिस्सा फिर से एक बार माइनस हो गया। और जब मैंने ये C इंटरसेक्शन A माइनस कराया तब भी माइनस हो गया। तो ये 3 बार ही एक्स्ट्रा माइनस हुआ, और 3 बार ही एक्स्ट्रा प्लस हुआ जब A B C तीनों को काउंट किया। जब A को B को C को तीनों को प्लस किया तो ये वाला पोर्शन 3 बार काउंट हुआ, और 3 बार ही ये माइनस हो गया। तो एक बार तो काउंटिंग में आना चाहिए ना, 3 बार एक्स्ट्रा ऐड किया, 3 बार ही माइनस कर दिया, तो ये तो गायब ही हो गया। तो इसलिए इसको एक बार एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए यहाँ से अलग से लिख दिया NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और यही इसकी एक्सप्लेनेशन है।
और ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे याद रखना है। एक एक करके जो पेयर बनते हैं, ए बी सी 3 सेट हैं, उनके एक एक करके पेयर यही बनते हैं ए बी सी। तो एक बार तीनों एक एक करके आ जाएंगे। फिर दो दो करके जो पेयर बनते हैं ए बी, बी सी, सी ए, उनका इंटरसेक्शन ऐसे वो माइनस होगा। दो दो करके जो पेयर बनते हैं वो माइनस होंगे। फिर तीन तीन का जो पेयर बनता है ऐसे ए बी सी तीनों इकट्ठे लेके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो प्लस होगा। एक एक लेके प्लस, दो दो वाले पेयर माइनस, फिर तीन वाला प्लस। ये कहानी है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अब इसके ऊपर बेस्ड करते हैं। ये कहता है अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड एन ऑनलाइन सर्वे ऑन 1000 कंज्यूमर्स एंड फाउंड दैट 35% ऑफ द कंज्यूमर्स हैव रेटेड शैम्पू ऑफ टाइप ए, ठीक है, 5/5 स्टार। उन्होंने जो ये 3 टाइप के शैम्पू है मेरे ख्याल से, यहाँ पे टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, ठीक है, 3 टाइप का शैम्पू है, उनको 5 स्टार रेटिंग दिया अलग अलग कस्टमर ने। उसी की यहाँ पे हम हिसाब लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले वो क्या है कि जो टाइप ए का शैम्पू है उसको 5 स्टार रेटिंग दी है 35% लोगों ने। 35% ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर टोटल है 1000, तो इसको जो ए स्टार रेटिंग मिली है वो 35% ऑफ 1000। तो 35% कितना बनेगा इसका आप हिसाब लगा लें। परसेंट का मतलब होता है 1/100 और इंटू 1000। तो ये वाली जीरो यहाँ कैंसिल हो गई, तो ये बना 350, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एन ए जो है वो 350 है, ये मैं याद रखूँगा। सिमिलरली जो टाइप बी का जो शैम्पू है उसको 30% जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने जो है 5 स्टार रेटिंग दी है, तो इसका 30% कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 300। और सिमिलरली जो शैम्पू सी है टाइप सी, उसको 250 कस्टमर्स ने, तो यहाँ तो उसने परसेंटेज में नहीं दिया तो हमने लिख दिया 250 कस्टमर्स, ठीक है, ओके। अब वो कहता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट 200 कस्टमर्स गेव 5 स्टार रेटिंग टू बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी दोनों को 5 स्टार रेटिंग देने वाले कितने लोग हैं, 200। तो वो भी मैंने यहाँ लिख लिए कि 200 हैं। चलो जी आगे। 150 जो है उन्होंने बी और सी को 5 स्टार रेटिंग दी है, मतलब बी एंड सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी, इसको 5 स्टार रेटिंग दी है 150 कस्टमर्स ने। और 15% गेव ए स्टार रेटिंग टू ए एंड सी। तो जो ए एंड सी है, ए एंड सी का मतलब ए इंटरसेक्शन सी, ये 15% है। 15% निकाल लो आप 1000 का, ठीक है। तो क्या बनेगा 15/100 इंटू 1000। तो ये कैंसिल होगी 2 जीरो, तो 150 आएगा। तो ये 150 है बेसिकली, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी में कितने आ गए 150। 100 कस्टमर्स रेटेड ऑल ऑफ देम मतलब उन्होंने ए को भी, बी को भी, सी को भी, तीनों को ही। जहाँ तीनों आ गए तो फिर ये बन गया ए एंड बी एंड सी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो तीनों ने जो है ना मिलके इसको जो है ना 100 लोगों ने ये रेटिंग दी है। अब वो कहता है क्वेश्चन क्या पूछा है उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ कर लेते हैं इसको। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स हु गेव 5 स्टार रेटिंग टू ओनली वन टाइप ऑफ शैम्पू, जिन्होंने एक टाइप के शैम्पू को 5 स्टार रेटिंग दी है, ठीक है। अब इसका हम एक वो बना लेते हैं, वेन डायग्राम। ये बना लिया मैंने, ये ए वाले, ये बी वाले, ये सी वाले, ठीक है। आप ध्यान से देखना, मैंने बोला जब भी इस तरह का हो तो आपने इस पोर्शन से शुरू करना है हमेशा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो तीनों का कॉमन है। इस तीनों के कॉमन में कितना है वैल्यू 100, तो यहाँ पे है 100। यहाँ तक डन हो गया। उसके बाद आप जो है ना ए और बी के इंटरसेक्शन को देखो, ठीक है। जैसे ये ए और बी का इंटरसेक्शन है ये पूरा, तो इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 200, पर 200 में से 100 तो इधर ही बैठे हैं लोग, तो यहाँ ऊपर कितने बचे, यहाँ बचे 100, ठीक है। तो इस बात को आपने लिख देना है कि एन ए इंटरसेक्शन बी
ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 200, उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं, है ना, इसको चलो पहले लिखना रहने देते हैं, पहले इसको बना लेते हैं फिर देखेंगे। तो ये 100 हो गया, यहाँ भी 100 हो गया क्योंकि पूरे में है 200। उसके बाद हम चलते हैं कि ए और सी का जो कॉमन पोर्शन है ये वाला, इस पे फोकस करते हैं, ए और सी इसका। ठीक है, यहाँ देखो ए और सी का कॉमन पोर्शन में कितने हैं 150, 150 हैं इस पूरे में, पर 100 तो यहीं बैठे हैं, तो इस पोर्शन में बचे 50। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि बी और सी का कॉमन पोर्शन ये वाला यहाँ। ठीक है, तो बी और सी के कॉमन पोर्शन में आप यहाँ से देखो वो है 150, 150 में से 100 यहाँ है, तो यहाँ बचेंगे 50। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप आए ए पे कि मैं इस पोर्शन में पता लगाना चाहता हूँ यहाँ कितने हैं। तो पूरा जो ए है, पूरा ए, उसमें कितने हैं 350। आप इस 350 में से ये तो पहले से ही ए में आ चुके हैं, 100 ये, 100 ये और 50 ये, क्योंकि ए जो है ना ये पूरा ए है। इस पूरे में ये जो 250 लोग हैं तो पहले से ही आ चुके हैं, तो इन 250 का हिसाब हो चुका, तो ये जो 100 बचे हैं ये यहाँ पे हैं। ठीक है, सिमिलरली जो बी है उसमें 300 है, 300 में से आप देखोगे 100 ये वाले, 100 ये वाले और 50 ये वाले, 100 100 50, यानी कि 250 का हिसाब हो चुका। तो 300 में से 250 माइनस किया तो यहाँ बचेंगे 50, यहाँ 50 स्टूडेंट्स हैं। फिर उसके बाद सी का हिसाब लगाते हैं। सी में टोटल 250 हैं, सी में टोटल ही 250 हैं, और 250 अगर आप देखोगे, ये जो सी है टोटल 250 है इसके अंदर, बट यहाँ 50 और ये 100 और ये 50 तो पहले ही सी में आ चुके हैं, तो ये तीनों मिला के बनते हैं 200, और सी में टोटल हैं 250, तो यहाँ बचते हैं 50। अब हमने इससे वेन डायग्राम बनाया। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहला पार्ट, एन किसका नंबर फाइंड करना चाहते हैं, हु गेव 5 स्टार रेटिंग टू वन टाइप ऑफ शैम्पू, ओनली वन टाइप ऑफ शैम्पू, ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी। ठीक है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। ठीक है, तो ये है। तो आप यहाँ पे लिखना कि ओनली ए में है सिर्फ ये है जो ओनली ए है। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी ए में तो ये भी है, पर बेटा ये तो बी के साथ उसका कॉमन है, तो हमने ओनली ए का मतलब जो सिर्फ ए का है, किसी के साथ कॉमन वाला एरिया नहीं है, तो कॉमन वालों को छोड़ के, तो ओनली ए में बचते हैं सिर्फ ये वाले। तो इसमें तो आए 100 लोग, ओनली बी बनता है ये वाला। ठीक है, इसमें आए हैं 50, और ओनली सी बनता है ये वाला, इसमें आए हैं 50, तो ये बन गए 200। ठीक है, अब आप जो है ना यहाँ पे एक जो है ये बना देना ऐसे करके, ऐसे करके आपने ए, बी और सी ये वेन डायग्राम बनाया, और इसमें आप हाईलाइट कर देना कि इसमें कौन सा पोर्शन हमने लिया है, ओनली ए, ये ओनली बी और ये ओनली सी। बस इससे टीचर को क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा पोर्शन लिया है। मेन डायग्राम में वैल्यूज लिखी हैं, यहाँ आपने ऐसे बना दिया, मेन डायग्राम से वैल्यू उठा के प्लस कर दिया और आंसर आ गया 200, तो इतना सफिशियंट है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वाला, फाइंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु डिड नॉट गिव 5 स्टार रेटिंग टू एनी ऑफ द शैम्पू, जिन्होंने किसी को भी 5 स्टार रेटिंग नहीं दी। मतलब तो ये जो हमारे 3 सर्कल हैं इनके अंदर वो लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी को 5 स्टार रेटिंग दी है। तो बेसिकली वो हमसे इस एरिया की बात कर रहा है कि इसमें कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो इसका पता लगाने का तरीका ये है प्यारे बच्चों, कि हम कैसे पता लगाएं कि इन तीनों सर्कल से बाहर कितने लोग हैं। तो आप ये सोचें कि पूरे टोटल लोग कितने थे, तो टोटल तो हमारे पास ये 1000 थे ना, टोटल हमारे पास कितने हैं 1000, तो 1000 में से ये सारे माइनस कर दो। तो 1000 से हमने क्या किया, ये माइनस कराए। तो पहले हम चाहो तो ये फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं, एक मिनट देखो ऐसे, ये याद रखना कि हु डिड नॉट गिव 5 स्टार रेटिंग टू एनी शैम्पू, ये फाइंड करना है। तो यहाँ लिखता हूँ n
ये पार्ट 2 है। हु डिड नॉट गिव 5 स्टार रेटिंग टू एनी शैम्पू। ये इज इक्वल टू आएगा हमारा एन यू, मतलब यूनिवर्सल सेट में जितने लोग हैं, माइनस उसमें से हम माइनस कराएंगे कि ए बी सी तीनों गोलों के अंदर कितने लोग हैं। देखो ये कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है प्यारे बच्चों। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये बाहर कितने लोग हैं, तो बाहर का मतलब क्या है, 1000 में से ये जितने सर्कल्स के अंदर आ गए इनको माइनस कर दो। तो बस वही मैंने यहाँ लिखा कि एन यू, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, माइनस उसमें से तीनों, तीनों का मतलब एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जब हमने ये लिख लिया, ठीक है, तो फिर क्या बनता है देखें जरा। एन यू, इसमें कितने लोग हैं, 1000। फिर एन ए यूनियन बी यूनियन सी का पहले फॉर्मूला लिखें, वो होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, और सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमने यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया इसका। अब क्या करें, अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। 1000 माइनस, यहाँ माइनस है, एन ए। अब आप जो है ना, मैं वेन डायग्राम की बजाय मैं इन वैल्यूज़ का यूज़ करने चल पड़ा, क्योंकि मैं फॉर्मूला तो इनका यूज़ करेगा ना। ये देखो, एन ए का वैल्यू है 350, एन बी का है 300 और एन सी का है 250। तो ये बने, एन ए हो गया 350 और एन बी हो गया हमारा 300 और ये हो गया 250। ये तीन वैल्यूज़ थी, एन ए 350, एन बी 300 और एन सी हमारा हो गया 250। फिर आप देखोगे, ठीक है ना, फिर तीन दो दो में इंटरसेक्शन में कितने हैं, जैसे ए और बी के इंटरसेक्शन में 200 है, बी और सी में 150, ए और सी में 150, मतलब 200 150 150। तो यहाँ पे इनके दो दो का जो इंटरसेक्शन है उसमें 200 फिर 150 फिर 150, इसकी वैल्यू 200 है, इसकी 150, इसकी 150, फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वो आप देखोगे तो यहाँ लिखा है, देखो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 100 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 100 डाल देते हैं, प्लस 100, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर चेक कर लेते हैं। पहले इन तीनों को ऐड किया तो ये जो है ना 50 यहाँ से इसको दे दिए, सारे 300 300 हो गए, तो ये 900 बन गए। इन तीनों को ऐड करके 900 आ गया। फिर इन तीनों को ऐड करने की कोशिश की, क्योंकि ये सारे नेगेटिव हैं, ये 300 बन गए और ये 200 500, ये माइनस वाले 500 हो गए प्लस 100, ऐसे बना। तो ये बना 1000 माइनस ये 900 और ये 100 मिलके हो गए 1000, 1000 में से 500 गए तो बने 500, और 1000 में से 500 चले गए तो बचा 500। ये आंसर है। तो 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी को भी 5 स्टार रेटिंग नहीं दी। तो बस इस तरीके से बनना था ये, ठीक है जी। अब आप ना यहाँ से भी हिसाब लगा सकते हैं या आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि इस गोलों के अंदर कितने लोग लिखे हैं। अब आप इनको काउंट करना शुरू करो। देखो ये 100 हैं, ये 100 हैं, ये 100 हैं, 300 तो सीधे हो गए। और उसके बाद ये 4 बार जो है ना 50 50 है, देखो यहाँ 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 और यहाँ, तो 4 बार 50 50 है, 200 हो गए। तो 300 ये और 200 ये 500, तो गोलों के अंदर 500 लोग हैं और 1000 टोटल हैं। अगर 500 गोले के अंदर हैं तो बाहर कितने होंगे, 500। तो इस तरीके से ही आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं।